हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि आखिर चार्ज होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। आज हम फाइनली क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल पार्ट में जाने वाले हैं, जहां से हम क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ और इस पूरे टॉपिक को हम धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है? कूलम्ब्स लॉ का सिर्फ ये कहना है कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, डिपेंडिंग अपॉन वो कैसे चार्जेस हैं। तो कूलम्ब्स लॉ हमें ये बताता है कि कितना फोर्स लगेगा अट्रैक्शन में या रिपल्शन में। ठीक है, तो कुल मिला के हमें बताता है कि कितना फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगा रहा है। ठीक है, अब हमें जब भी फोर्स के बारे में पढ़ना है ना, जब भी हमें बताया जाए कि किसी बॉडी पर कुछ फोर्स लग रहा है कुछ भी, तो हमें 4 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी? जब भी फोर्स की बात चल रही हो, किसकी बात चल रही हो, जब भी फोर्स की बात चल रही हो, तो हमें 4 चीजें याद रखनी है। पहला क्या? पहली चीज ये कि किसने लगाया, ये फोर्स किसने लगाया। दूसरी चीज ये किस पे लगाया, कौन सी बॉडी पे फोर्स लगाया गया। तीसरी बात क्या है, कितना लगाया, कितना फोर्स लगाया गया। और चौथी चीज क्या है, किस डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, तो जब भी फोर्स की बात आएगी हमें 4 चीजें जरूर से याद रखनी है कि फोर्स किसने लगाया, फोर्स किस पे लगाया, कितना फोर्स लगाया और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है प्लस Q1 और एक है प्लस Q2। ठीक है, मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है प्लस Q1 और एक है प्लस Q2। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। ये दोनों चार्जेस कितना दूर हैं, कुछ ना कुछ r डिस्टेंस दूर है। अब ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो इन दोनों पे कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। हाँ, तो ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज को इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। हाँ, और ये वाला जो Q2 चार्ज है वो Q1 चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। बिल्कुल। अब ये जो फोर्स लग रही है, ये जो Q2 पे फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से, उसको हम कैसे लिखते हैं, F21। F21 इसका मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मतलब Q2 पर Q1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, F21। और वैसे ही हम इसको क्या बोलेंगे, F12। मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक कैसा फोर्स लग रहा है इनके बीच में, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, सेम नेचर के चार्जेस हैं। ठीक है, अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, जैसे एक होता प्लस Q1 और एक होता माइनस Q2, और अभी भी ये कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, कुछ ना कुछ r डिस्टेंस पर रखे हैं। तो अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो इस ये Q1 इस Q2 पे अपनी तरफ फोर्स लगाता है अट्रैक्टिव, इस तरफ फोर्स लगाता। हाँ, और इस फोर्स का भी नाम क्या होता है, F21। मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और ये वाला Q2 माइनस Q2 इसकी तरफ अपनी अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है ना, और इस फोर्स का नाम क्या होता, F12। यही होता। अब ये कैसे फोर्सेस हैं, ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ चार्ज अपोजिट है। नेचर ऑफ चार्ज कैसा है, अपोजिट है। ठीक है, अब हमने इन सब चीजों में से 3 चीजें तो पता कर दी। कौन कौन सी? फोर्स किसने लगाया, यहाँ पे देखना, फोर्स किसने लगाया Q2 पर, Q1 ने लगाया। किस पे लगाया, Q2 पर लगाया। किस डायरेक्शन में लगाया, पता चल गया, इस डायरेक्शन में लगाया रिपल्सिव फोर्स, और वैसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगाया अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। अभी हमें देखना है कि कितना फोर्स लगाया। ये हमें कैसे पता लगेगा, ये हमें पता लगेगा कूलम्ब्स
लॉ से। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ हमें ये कहता है अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिख दो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ टू स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे पॉइंट चार्जेस, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस attract or repel each other with a force directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस मतलब दो पॉइंट चार्जेस हैं रेस्ट पे, वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर उनका नेचर अपोजिट है, या तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर वो सेम नेचर के हैं। कितने फोर्स से? वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्क्वायर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, वो जो फोर्स है, जिस फोर्स की कूलम्ब्स लॉ बात कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? r। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? r। तो वो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या इतना समझ में आया? ठीक है, इन दोनों चीजों को मैं मिला दूं तो क्या आएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यही आएगा। अभी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैं एक कांस्टेंट लेके आ रहा हूं, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। क्या आया? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इतना समझ में आया? आया ना? ठीक है, अब ये k जो कांस्टेंट होता है वो कितना होता है? k इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। इतना आ गया, इतना आ गया। अब इस k की यूनिट क्या होगी? हालांकि ऐसे बहुत सारे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, बट यहाँ पे k की कुछ ना कुछ यूनिट है, तो आओ निकालते हैं। क्या होगी? यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। F की यूनिट कितनी है? फोर्स की यूनिट कितनी है? न्यूटन। k की यूनिट हमें निकालनी है। चार्ज की यूनिट कितनी होती है? कूलम। तो कूलम इंटू कूलम क्या आ जाएगा? कूलम का स्क्वायर। और r कितना है? डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो यहाँ r का स्क्वायर है तो नीचे क्या आएगा? मीटर का स्क्वायर। तो k की यूनिट क्या आ जाएगी? k की यूनिट क्या आ जाएगी? ये यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आया? k की यूनिट क्या आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इतना आया, इतना आया। हाँ, अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये भी हम देखने वाले हैं, ठीक है? ये भी एक तरह का कांस्टेंट ही होता है। इतना समझ में आ गया? क्या यहाँ तक कोई भी दिक्कत? ठीक है, छाप लो इसको, छापिया, मिटा दें। आ गया था? ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखना, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे
नोट करना कौन कौन से कौन कौन से। पहला पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब ये जो फोर्स अभी लग रही थी दो चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे, अगर यहाँ पे मेरे पास एक प्लस Q1 चार्ज है और इसके पास यहाँ पे मेरे पास एक प्लस Q2 चार्ज है, तो ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस पे इक्वल एंड अपोजिट सेम इतना ही फोर्स, सेम इतना ही फोर्स इस तरफ लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर F1 इस तरफ है, ये जो था F21 वो इस तरफ है, तो F12 इस तरफ है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, अगर ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है, ठीक है, तो ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा F12 और ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा F21। इतना समझ में आया। तो ये क्या है, F21 इधर की तरफ लग रहा है और F12 इधर की तरफ लग रहा है, ये दोनों मैग्नीट्यूड इनका सेम है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बनाते हैं, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज भी लिखवा देता हूँ कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड F12 इज इक्वल टू F21, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इतना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है कि जो फोर्स होती है इनके बीच की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के, यही मतलब है। थर्ड क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, मतलब ये फोर्स बहुत दूर दूर तक भी लग सकती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक भी ये फोर्स एप्लीकेबल होती है। अगला क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स का नाम है जिसकी वजह से जो वर्क डन होता है वो जीरो हो जाए, किसमें, राउंड ट्रिप में। मतलब अगर कोई बॉडी थी वो ए पॉइंट से चली और वो चल के पूरा पूरा चल के वापस इसी ए पॉइंट पे आ गई, तो इस पूरे राउंड ट्रिप में, इस पूरे राउंड ट्रिप में अगर उसका वर्क डन जीरो है तो इस फोर्स को मैं क्या बोलता हूँ, मतलब ये पूरा का पूरा रास्ता किसी फोर्स की वजह से चली होगी, तो अगर उस फोर्स का वर्क डन इस पूरे राउंड ट्रिप में जीरो है तो वो फोर्स कैसी होती है, वो फोर्स कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कंजर्वेटिव होती है, इसका वर्क डन कैसे जीरो होता है वो हम पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में। तो अभी तक हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, बाकी वो कैसे होती है कंजर्वेटिव फोर्स वो हमें अगले चैप्टर में देखना है। फिफ्थ क्या है, ये एक सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स मतलब, सेंट्रल फोर्स मतलब जिस फोर्स की डायरेक्शन, जिस फोर्स की डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम होनी चाहिए, मतलब ये Q1 और Q2 इन दोनों को ये लाइन जोड़ रही है, इन दोनों को यही लाइन जोड़ रही है, ये फोर्स भी इसी लाइन पे है, ये फोर्स भी इसी लाइन पे है। वैसे ही सिंपल यहाँ पे भी प्लस Q1 और माइनस Q2 को ये लाइन जोड़ रही है, इनके फोर्स भी इसी लाइन पे हैं, इनके फोर्स भी इसी लाइन पे हैं, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। सिक्स्थ क्या है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये फोर्स क्या होती है, मीडियम पे डिपेंड करती है और अलग अलग मीडियम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी अलग अलग होती है। ठीक है, सेवंथ पॉइंट क्या है, मीडिएटेड बाय फोटोन। फोटोन क्या होता है, फोटोन एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जिसके बारे में हम और ज़्यादा कब पढ़ेंगे, इसी क्लास 12 में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो बताया क्या गया है कि एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है फोटोन, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होती है। जैसे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ, इसको मैंने अगर छोड़ दिया तो ये नीचे गिरेगा कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है, कौन लगाता है, एक वैसा ही हाइपोथेटिकल पार्टिकल लगाता है जिसका नाम होता है ग्रेविटॉन। तो यहाँ पे हम याद रख रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है फोटोन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होता है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर मैं कूलम्ब्स लॉ
इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में देखूं, वेक्टर फॉर्म में देख लो, ठीक है। एक चीज देखना, एक चीज देखना, ये है इनके बीच का डिस्टेंस r, ठीक है, ये है इनके बीच का डिस्टेंस r। इसकी डायरेक्शन भी ऐसी होगी, इसकी डायरेक्शन या तो ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, इन्हीं दोनों में से कुछ ना कुछ होगी इसी लाइन पे। वैसे यहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन या तो ऐसे होगी या तो ऐसे होगी डिस्टेंस r की। जैसे 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 ये दो चार्जेस है ना Q1 और Q2, अब मुझे अगर इनके बीच में कुछ डिस्टेंस बनाना है तो या तो मैं ऐसे लेके जाऊंगा उस चीज़ को या तो मैं ऐसे लेके आऊंगा, दोनों सेम ही तो बात हुई ना। तो इसकी डायरेक्शन या तो ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, और फोर्स हमेशा या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा इन्हीं की लाइन ज्वाइनिंग में। मतलब फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी, फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी वो आर की डायरेक्शन होगी, हाँ है ना। कूलम्ब्स लॉ में जो भी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम वाली डायरेक्शन होगी, बिल्कुल। इसका मतलब अगर मैं लिखूं एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये तो हुआ इसका मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन हम ऐसे लिखते हैं किसी भी वेक्टर की, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन हम ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल। अब एफ कैप किसके बराबर है, आर कैप के। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यही होता है। तो अगर मैं सिर्फ आर कैप लिखूं वो क्या होगा, आर वेक्टर बटे आर का मैग्नीट्यूड, यही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आर कैप की ये वैल्यू लिखूं जो मैंने अभी निकाली, क्या आ जाएगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप की जगह क्या आ जाएगा, आर वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब ये भी आर का मैग्नीट्यूड है, ये भी आर का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और ये ऊपर आ जाएगा आर वेक्टर, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में, खास करके बोर्ड एग्जाम में, हमें कहते हैं राइट द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो हम ये लिख देंगे। समझ में आया, समझ में आ गया, मिटा दें इसको, मिटा दें। ठीक है, अब हमने पिछले ही स्लाइड में एक पॉइंट देखा था कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो डिपेंड करती है मीडियम पे, अलग अलग मीडियम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग होती है। तो अभी हम निकालते हैं कि आखिर कैसे फोर्स चेंज होती है अलग अलग मीडियम के साथ, ठीक है। अभी तक जो हमने फोर्स पढ़ा वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही हमने पढ़ा, ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये जो सिंबल होता है ना इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट जब आ गया तो ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या तो एयर, मतलब एयर या फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, इसकी यूनिट अगर मैं निकालूं, इसकी यूनिट अगर मैं निकालूं क्या आएगी, एक चीज देखना, ये पूरा का पूरा जो टर्म आता था किसका आता था, के का, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, हाँ। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट बोलूं वो क्या होगा, 1/4 पाई के। अब 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, इनकी तो कोई यूनिट होती नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, 1/के की यूनिट, के की यूनिट क्या होती थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर न्यूटन अपॉन न्यूटन अपॉन
मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? इतना आ गया? ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो कहाँ पे है? एयर में या तो वैक्यूम में। ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो कहाँ है? इन एयर या तो वैक्यूम। तो किसी और मीडियम में ये एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन एम बन जाएगा। मतलब मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, क्या बन जाएगा? इन मीडियम। इतना आ गया? इतना आ गया? ठीक है। अब एक चीज देखना, एक नया टर्म आता है हमारे पास, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या आता है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन आर से। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या एयर। और इसी का एक और नाम क्या है? के। ये के कौन सा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वाला के और ये वाला के सेम नहीं है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करनी। ये के अलग नाम है किसका? रिलेटिव परमिटिविटी का। इतना समझ में आया? अभी तक हमने क्या क्या देखा? फोर्स इतना होता है किसमें? एयर में। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यूज किया हुआ है ना, तो एप्सिलॉन नॉट हम कब यूज करते हैं? एयर में। तो ये फोर्स भी किसकी होगी? एयर की या वैक्यूम की? ठीक है। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो तो एयर या वैक्यूम में है, तो किसी और मीडियम में ये एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन एम बन जाएगा। ठीक है। अब एक नया टर्म आया हमारे पास, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका नाम है एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर है रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन एयर। और इसी का एक और नाम क्या है? के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इतना समझ में आया? इतना आया? ठीक है। तो अब अगर यहाँ से मैं एप्सिलॉन एम लिखूं, क्या वो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, या तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा? यही हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब इन मीडियम किसी मीडियम में फोर्स कितनी होगी? तो फोर्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई। एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या यूज करूंगा? एप्सिलॉन एम यूज करूंगा। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है। Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई। एप्सिलॉन एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? के एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं क्या ये और ये चीज सेम है? हाँ, बस 1/k को मैंने बाहर ले दिया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर क्या इसके बराबर है? क्या ये और ये सेम है? हाँ, तो Fm किसके बराबर आ गया? Fm किसके बराबर आ गया? F0 बटे के। और k किसके बराबर है? एप्सिलॉन आर के। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? F0 बटे एप्सिलॉन आर। इतना समझ में आया? इतना आ गया समझ में? ठीक है। अब एक चीज देखना, ये जो एप्सिलॉन एम होता है वो हमेशा बड़ा होता है एप्सिलॉन नॉट से। तो अगर ये ऊपर वाला टर्म बड़ा है, नीचे वाला टर्म छोटा है, तो जो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा वो हमेशा 1 होगा। क्या ये वाला के हमेशा 1 होगा? क्योंकि एप्सिलॉन एम बड़ा है और एप्सिलॉन नॉट छोटा है। ऑलवेज के इज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज फॉर एनी मीडियम। किसी भी मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है। अब अगर ये के 1 से बड़ा है, जैसे मान लेते हैं 2 है, तो किसी मीडियम में फोर्स कितनी लग रही होगी? F0/2। मतलब एयर के मुकाबले फोर्स 2 गुना कम हो गई। और अगर ये के की वैल्यू 3 होती तो 3 गुना कम हो गई।
जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81, तो फोर्स 81 टाइम्स कम हो गई। समझ में आ रहा है? तो किसी भी मीडियम में, इन एनी मीडियम, force decreases by a factor of k, मतलब k टाइम्स फोर्स कम हो जाएगी किसी भी और मीडियम में। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? है ना? ठीक है, छाप लो इसको। या एक और चीज यहाँ पे करा देता हूँ, छोटी सी चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है, एंड ये कुछ ना कुछ r डिस्टेंस पर रखे हुए थे, इनकी वजह से एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा था, इनकी वजह से कुछ ना कुछ एक दूसरे पर फोर्स लग रहा था F, ठीक है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और वो किसके बराबर था? किस ना कुछ F के बराबर था, ठीक है। और ये कितना दूर थे? r दूर थे। अभी इनके बीच में मैं एक और चार्ज लेके आया, तो अभी भी इस चार्ज की प्रेजेंस के बाद भी जो इन दोनों के बीच का फोर्स लग रहा है ना, वो अब तक भी सेम ही रहेगा। ये कौन सा केस था? इनिशियल केस था। अभी फाइनली भी जो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, वो अभी भी बराबर होगा किसके? F के। समझ में आया? मतलब किसी तीसरे चार्ज के आने की वजह से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। इतना समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज देखना, फोर्स कौन सा वाला चेंज नहीं होता? जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है। बट किसी एक चार्ज पे मैं अगर फोर्स की बात करूं तो वो तो चेंज होगा। कैसे? जब ये चार्ज नहीं था, जब ये Q3 चार्ज नहीं था, ठीक है, इस चार्ज को हाइड कर देते हैं, जब ये Q3 चार्ज नहीं था, तब Q1 वाला चार्ज इस Q2 पर इधर की तरफ कुछ फोर्स लगा रहा था, F1 लगा रहा था। हाँ, अब जब ये Q3 चार्ज आ गया, तो अभी भी Q1 तो Q2 के ऊपर F1 फोर्स ही लगा रहा है। किस प्रिंसिपल के बेसिस पर? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेसिस पर। बट ये Q3 फोर्स भी Q2 के ऊपर कुछ ना कुछ इधर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, F2। तो अब इस Q2 पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक इधर की तरफ F1 और एक इधर की तरफ F2। एक इधर की तरफ F1 और एक इधर की तरफ F2। तो इन दोनों का हमें नेट निकालना पड़ेगा। तो F नेट Q2 पे हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। इतना आ गया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि किसी भी तीसरे चार्ज के आने की वजह से दो चार्जेस के बीच का फोर्स डिस्टर्ब नहीं होता, बट किसी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा होता है वो जरूर चेंज हो जाता है। क्योंकि इनिशियली ये नहीं था, इनिशियली सिर्फ F1 फोर्स लग रहा था इस पे, फाइनली F2 भी लगने लग गया। बट पहले भी Q1 की वजह से इस पे F1 फोर्स लग रहा था, बाद में भी Q1 की वजह से इस पे F1 फोर्स ही लग रहा है। ये F1 फोर्स चेंज नहीं हुआ। क्या इतना समझ में आया? मिटा दे इसको, छाप लो। ठीक है। ठीक है, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कितनी होती है? K Q1 Q2 बटे R² होती है। इसका मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, कुछ भी कर दें, या तो चार्जेस को हम बदल दें, तो फोर्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए देखते हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है,
ये दोनों हैं एट अ डिस्टेंस आर, तो इन पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है एफ, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं कुछ ना कुछ एफ, ठीक है। अब अगर मैं इन चार्जेस को 2r डिस्टेंस पे रख दूं तो क्या होगा? अब एक चीज देखना, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, तो f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर अपॉन r1 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। f1 कितना है इनिशियल केस में, फोर्स कितना है f2 हमें निकालना है, r2 कितना है 2r, और 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, r1 कितना है r, और r का स्क्वायर कितना हो जाएगा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कटा, f2 कितना आया f बटे 4, तो ये कितना फोर्स लगाएगा f अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखना, एक चीज हुई कैसे, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, इस केस में f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2r का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाता, हाँ, तो 1/4, ये 4 2 का स्क्वायर होकर 4 बाहर आ जाता, और ये क्या बच गया r स्क्वायर। अब 1/r स्क्वायर यहाँ पे भी था, 1/r स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये 4 नीचे बच गया, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूंगा f बटे 4, डायरेक्ट अप्रोच, या तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के स्क्वायर के, तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा, डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा, अब ये r नहीं है, r का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो अब फोर्स को कम होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा है, तो फोर्स कितना गुना कम होगा 4 गुना कम होगा, इतना समझ में आया। अभी वही सेम अप्रोच से ये वाला करके देखते हैं, ये q1, ये कितना दूर है 3r डिस्टेंस दूर है, ठीक है, ये कितना दूर है कुछ ना कुछ 3r डिस्टेंस दूर है। अब डिस्टेंस बड़ा है तो फोर्स कम होना चाहिए, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम होना चाहिए, डिस्टेंस कितना बढ़ा 3 गुना बढ़ा, तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, मतलब फोर्स 9 गुना कम होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगी, यहाँ पे जो फोर्स आएगी वो कितनी होगी f बटे 9, इतना आएगा, ठीक है। अब ये है q1, और अब की बार इनके बीच का डिस्टेंस है r/2, अब की बार इनके बीच का डिस्टेंस है r/2, पहले r था अभी r/2 हो गया, अब की बार डिस्टेंस कम हुआ, इस बार डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स बढ़ जानी चाहिए, डिस्टेंस कितना कम हुआ 2 गुना कम हो गया डिस्टेंस, तो r का स्क्वायर क्या होगा 4, तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी, फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से भी करके देख सकते हैं, वरना ये वाली अप्रोच तो बेस्ट ही है। अब अगर q1 है और ये है q2, इस बार इनके बीच का डिस्टेंस है r/3, इस बार इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r/3, डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कितना कम हुआ 3 गुना कम हुआ, तो फोर्स 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना बढ़ जाएगी, फोर्स कितनी हो जाएगी 9 गुना बढ़ जाएगी। आया, आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि दो चार्जेस हैं q1 q2, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ r, अगर मैं q1 को डबल कर दूं, अगर मैं q2 को क्या कर दूं, इसको 4 टाइम्स कर दूं, और डिस्टेंस को भी कितना करूं, इसको भी 4 टाइम्स या 2 टाइम्स कर देता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस को मैंने कितना कर दिया 2 टाइम्स। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हर चीज़ को ही चेंज कर रहे हैं, तो इस सब क्वेश्चन में अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हम इनिशियल केस का निकालेंगे, इनिशियल केस वाले को मैं f0 बोल देता हूँ, कितना आएगा k q1 q2 बटे r स्क्वायर, ये आएगा। फाइनल केस क्या होगा, f डैश कितना होगा, k तो वही रहेगा कांस्टेंट है, q1 की जगह क्या हो गया डबल हो गया, मतलब 2q1 आ गया, ठीक है, q2 की जगह क्या आ जाएगा 4q2 आ जाएगा क्योंकि ये 4 गुना हो गया, और डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है,
आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2r का स्क्वायर। इतना आया, इतना आ गया, ठीक है। तो k Q1 Q2 इन सबको मैं साइड में लेके आ जाऊंगा। साइड में क्या बचा, 2 बच गया और 4 बच गया। 2 इंटू 4 अपॉन 2r का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर। तो 4 4 कटा, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये 2 बच गया। तो ये कितना आ जाएगा, 2f0, मतलब फोर्स 2 गुना होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, पहले इनिशियल निकालना है और उसके बाद फाइनल वाली जो जो कंडीशंस दी हुई है उनके हिसाब से पुट करना है, और फिर हमें ढूंढना है कि कैसे हम इनिशियल वाली उसमें पुट कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फोर्स है हमारे पास, सॉरी एक चार्ज है हमारे पास +8 कूलम का, और यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है -4 कूलम का, वो दोनों रखे हुए हैं 16 मीटर पर, 16 मीटर दूर। तो इनके बीच में फोर्स कितनी होगी, इनके बीच में फोर्स कितनी होगी, और डायरेक्शन भी बतानी है। तो ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कितना होगा, k Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। k कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है 8, Q2 कितना है। अब यहाँ पे हम -4 नहीं ले रहे, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है कि चार्ज नेगेटिव है, मतलब एट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे हमें फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, ये माइनस वगैरह हमें यूज यहाँ पे नहीं करना है। तो k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 16 इंटू 16 आर स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कटा 2, ये इससे कटा 4, फोर्स कितना आया, 9/8 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, 9/8 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन आ गया। अच्छा, अगर हमारे पास एक और सवाल है कि एक है चार्ज 2 कूलम और एक है चार्ज 4 कूलम। अच्छा, इसमें डायरेक्शन ही बतानी थी ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया। अब ये दोनों फोर्सेस कैसी हैं, सॉरी ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस फोर्स की डायरेक्शन यहाँ होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन यहाँ होगी। अब ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है। कितने दूर है, कितना दूर है, कितना दूर है, ये एक दूसरे से 2 मीटर दूर है। कितना दूर है, 2 मीटर दूर है। तो इनके बीच की फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। k की वैल्यू रख दूंगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 4 बटे आर स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कटा, 2 इंटू 9 कितना है 18 इंटू 10 की पावर 9। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.8 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन। आया, आया, ठीक है, छाप लो इसको। छाप लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक सवाल आता है, फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर अपार्ट, ठीक है, प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर अपार्ट। इन्होंने हमें क्या बोला हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो दोनों कितना दूर रखे हुए हैं आर डिस्टेंस पर। अब हमें इनके बीच में क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो, ठीक है। ये दोनों के पास कुछ ना कुछ मास होगा इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो उनकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखूं, कितना आएगा, k Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर,
कितना होगा के Q1 कितना है E, Q2 कितना है E अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। और अब अगर मैं इसका ग्रेविटेशनल फोर्स देखूँ वो कितना होगा Gm1m2 बटे आर स्क्वायर। तो G यहाँ पे आ गया, m1 कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर का स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मुझे एफ ई अपॉन एफ जी निकालना है, एफ ई अपॉन एफ जी निकालना है तो वो क्या आएगा के Q1 Q2। अब ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कट गया, हमारे पास एफ ई अपॉन एफ जी क्या आया के Q1 Q2 अपॉन जी M1 M2। के Q1 Q2 किसके बराबर है के ई स्क्वायर के, और ये किसके बराबर है जी एम ई स्क्वायर के। इतना आया, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम अपॉन जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी यूनिट कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और इसका स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, अब इतनी सारी कैलकुलेशन कौन करेगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। ये जो और नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे 9, 1.6, 1.6, इन सबको हम अलग कर देते हैं। तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू, अब 10 की पावर्स को हम अलग करते हैं। यहाँ पे क्या है 10 की पावर 9, 10 की पावर -19 और 10 की पावर -19 क्या बन जाएगा 10 की पावर -38। ठीक है, ये है 10 की पावर -11, 10 की पावर -31, 10 की पावर -31, ये क्या बन जाएगा -62। इतना बन गया, ठीक है। ये 9 और ये 9.1 को मैं कट कर सकता हूँ, अप्रोक्सीमेशन लेके कट कर सकता हूँ बिल्कुल। और क्या कर सकता हूँ मैं, इन सबको मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन सबको मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ। कैसे लिखूंगा, अगर मैं ये वाली चीज़ यहाँ अलग से लिखूँ, ये वाली चीज़ यहाँ अलग से लिखूँ तो ये क्या बचेगा 10 की पावर 9 -38 प्लस 11 प्लस 62। ठीक है, तो 9 प्लस 11 20 -38 -18 प्लस 62 कितना आ जाएगा -42 -44 कितना आ जाएगा सॉरी 10 की पावर 44। एक काम करते हैं ऊपर लिखते हैं, ये कितना आ जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 9.1, और ये कितना आ गया 10 की पावर 44। इतना है, ठीक है। इस 10 की पावर 44 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 की पावर 43 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये है 9.1, ये है 10, इसको मैं लगभग सिमिलर मान के कट कर दे रहा हूँ, लगभग सिमिलर मान के अप्रोक्सीमेशन करके मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब एफ ई अपॉन एफ जी 1.6 इंटू 1.6 कितना होता है 2.56 बटे 6.67 इंटू 10 की पावर 43। ये कुछ ना कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये कुछ ना कुछ 0.3 के आसपास ऐसा कुछ आएगा इंटू 10 की पावर 43। इतना आया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 42। तो हमें ये 3 वगैरह याद नहीं रखना, बस हमें ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है वो 10 की पावर 42 वगैरह में ऐसा कुछ होता है। इतना आया, समझ में आई ये चीज़ क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। छापना है इसको, और ये चीज़ याद होनी चाहिए कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होता है वो 10 की पावर 42 के आसपास कुछ ना कुछ होता है। डाल दें इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ये वाला रेशियो याद होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास दो प्रोटॉन्स हैं, कितने डिस्टेंस पे, कुछ ना कुछ आर डिस्टेंस पे। इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के आ जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो के ई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आ जाएगी, G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। जी आ गया। m1 m2 कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बटे आर स्क्वायर। यह है इक्वेशन नंबर 2। इनको डिवाइड कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 बटे G m1 m2। के कितना है 9 इंटू 10⁹ इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे जी कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻24 -24 नहीं -27। ये कितना है 10 सॉरी इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इतना आया, इतना आ गया, ठीक है। तो एफ ई अपॉन एफ जी इसके बराबर है, इन सब टर्म्स को, नंबर वाली टर्म्स को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67। 10 की पावर्स वाले यहाँ पे रखते हैं, 10 की पावर 9 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 आया। अब ये जो माइनस है इनकी पावर, ये ऊपर आके प्लस हो जाएंगे, तो मैं इनको यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 10⁻11 इंटू 10⁻27 -27 और ये ऊपर आके कितने हो गए +54। आया, आया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ ई अपॉन एफ जी, एफ ई अपॉन एफ जी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब एक चीज़ देखना, ये 1.6 है और ये 1.67 है, इसको लगभग लगभग काट सकता हूँ, इसको भी लगभग लगभग काट दिया, अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पे क्या बचा 9/6.67, 9/6.67 और ये कितना हुआ 9 -19 -10 +11 1 -18 और 54 +36, तो ये कितना आया 10⁻36। इस सबको कैलकुलेट करना, क्या आ जाएगा 10⁻36। 9/6.67 लगभग लगभग कितना होगा 1.2 या 1.3 होगा, 1.3 अगर मैं इसको बोलूँ तो ये कितना आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻36। तो एफ ई अपॉन एफ जी कितना आ गया 10⁻36 आया, इतना आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एफ ई अपॉन एफ जी का रेशियो कितना आया था 10⁻42 आया था, और एक प्रोटॉन के लिए एफ ई अपॉन एफ जी का रेशियो कितना आया 10⁻36 के टर्म्स में आया। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने गुना बड़ी है, 10⁻42 टाइम्स बड़ी है। क्या यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is much greater than gravitational force।
आया, इतना आ गया, ठीक है, छापना है इसको। हो गया, छाप दिया, हटा दो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज है हमारे पास प्लस 8 कूलम का, ठीक है, एक चार्ज है हमारे पास प्लस 8 कूलम का, और एक चार्ज है हमारे पास माइनस 2 कूलम का। ये है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में ला दिया, मैंने इन दोनों को मिला दिया। जब ये इतने डिस्टेंस पे थे पहले, तो इनके बीच में फोर्स था F1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कांटेक्ट में ला दिया, मतलब प्लेस इन कांटेक्ट। कांटेक्ट में लाने के बाद, मतलब ये 8 कूलम का चार्ज था, ये 2 कूलम का चार्ज था, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, साथ में रख दिया। फिर जोड़ने के बाद मैं इनको वापस से इसी आर डिस्टेंस पे मैंने रख दिया, इसी आर डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है। अब इन पे फोर्स कितनी है, F2। तो हमें क्या बोला है, फाइंड रेशियो ऑफ F1 अपॉन F2। हमें क्या फाइंड करना है, F1 अपॉन F2 निकाल लें, ठीक है। जब हमने इनको कांटेक्ट में रखा तो कंडक्शन होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो और ये आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ये दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं। तो इन पे क्यू नेट इनिशियली कितना था, 8 कूलम माइनस 2 कूलम, मतलब 6 कूलम। तो ये 6 कूलम दो हिस्सों में कैसे बटेगा, 3 कूलम और 3 कूलम। तो इस पे चार्ज कितना है, 3 कूलम, और इस पे भी चार्ज कितना है, 3 कूलम। इतना आया, इनिशियली चार्ज इतना था, अभी चार्ज इन दोनों पे इतना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर मैं F1 निकालूं, F1 कितना आएगा, के Q1 Q2, Q1 कितना है 8, Q2 कितना है 2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं F2 निकालूं, अगर मैं F2 निकालूं तो वो कितना आएगा, के इंटू 3 अपॉन आर स्क्वायर। तो F1 अपॉन F2 अगर मैं लिखूं, F1 अपॉन F2 अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, के इंटू 16 बटे आर स्क्वायर अपॉन के इंटू 9 बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कटा, के कटा, तो ये कितना आया, 16/9। अब अगर ऑप्शन हमारे पास कुछ ऐसे हुए, पहला ऑप्शन है 16/9, दूसरा ऑप्शन है -16/9, तीसरा ऑप्शन है 9/16, चौथा ऑप्शन है -9/16। तो अगर ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, तब अगर जिसने इस ऑप्शन को टिक किया उसका आंसर गलत हो गया। क्यों, आंसर तो यही है, क्योंकि यहाँ पे देखना, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसका फोर्स इस तरफ होगा, इसका फोर्स इस तरफ होगा। यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका फोर्स इस तरफ होगा और इसका फोर्स इस तरफ होगा, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी। पहले ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, अभी ये F2 बाहर की तरफ लग रहा है, वैसे ये भी इधर की तरफ लग रहा था, अभी ये इधर की तरफ लग रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गई, पहले से अपोजिट हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ये हो जाएगा। बट अगर ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें माइनस वाली कोई भी चीज़ नहीं दी हुई, जिसमें -16/9 ऑप्शन है ही नहीं, तब हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। इतना आया, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि दो चार्जेस हैं Q और -Q, ये दोनों रखे हुए हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ R, एट अ डिस्टेंस ऑफ R। तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रही है F, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है F। अब मैंने क्या किया, इस Q और -Q के बीच में, इस Q और -Q के बीच में एक और चार्ज रख दिया Q, एग्जैक्टली बीच में। तो अब इस Q के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, निकालते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये फोर्स कितना होगा, F के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो F कितना आ गया, के Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो ये क्या आ जाएगा, KQ² बटे आर स्क्वायर। इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस, ये एग्जैक्टली बीच में है ना, तो यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना है, R/2।
वैसे यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना है, r/2 आया। ये जो q है वो इस पे इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा F1, इधर की तरफ कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, और ये जो माइनस q है वो अब इसको अपनी तरफ कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा F2, ठीक है। तो अगर मैं F नेट की बात करूं, नेट फोर्स q पे कितना लग रहा होगा, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। F1 कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बटे डिस्टेंस कितना है r/2, तो r² बटे 4 प्लस F2 कितना होगा, F2 कितना होगा के क्यू स्क्वायर बटे r² बटे 4, क्योंकि डिस्टेंस कितना है r/2, डिस्टेंस कितना है r/2। तो ये 4 अब ऊपर आ गया, ये क्या हुआ 4kq² बटे r² प्लस 4kq² बटे r²। कितना बचा, कितना बचा, kq² बटे r² की जगह में क्या ये f लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये कितना हुआ 4f प्लस 4f, तो f नेट कितना लग रहा है इस पे 8f के बराबर, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स, ये f नेट टोटल किस तरफ लग रहे हैं, इसी तरफ लग रहे हैं, टुवर्ड्स माइनस q चार्ज। इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स माइनस q चार्ज। इतना समझ में आ गया, ठीक है, छाप लो इसको। अब हमारे पास जेई के दो PYQs हैं, एक आया हुआ है जेई 2025 में और एक आया हुआ है जेई 2024 में। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, इन्होंने कहा है कि एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, उसको हमने किसके साथ कांटेक्ट में रख दिया, इस प्लेस इन कांटेक्ट विद एन आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैविंग 4 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। यहाँ चार्ज की जगह क्या आएगा, having identical sphere having 4 × 10⁻⁻8 कूलम चार्ज, और फिर इसको क्या कर दिया, रिमूव टुवर्ड डिस्टेंस सच दैट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज 9 × 10⁻³ न्यूटन, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। क्या बोला हमने, एक अनचार्ज स्फीयर को मैंने एक चार्ज स्फीयर के साथ कांटेक्ट में रख दिया, ठीक है। तो जब मैं इनको कांटेक्ट में रखूंगा तो ये जो फोर्स है वो आधा आधा, सॉरी ये जो चार्ज है वो आधा आधा बढ़ जाएगा कंडक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो इन दोनों में चार्ज आधा आधा बढ़ गया। अब ये दोनों ही चार्ज बॉडीज हो गई। अब मैंने क्या किया, इन दोनों चार्ज बॉडीज को कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टेंस पे रख दिया, कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टेंस पे रख दिया कि उनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो इतना है, तो हमें वही डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इनिशियली नेट चार्ज कितना था, ये प्लस इसका चार्ज, अब इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, अनचार्ज है, तो नेट चार्ज इतना ही बचा। अब ये दो हिस्सों में बट जाएगा, तो दो कैसे हिस्सों में बटेगा, दो कैसे हिस्सों में बटेगा, इसका आधा क्या होता है 2 × 10⁻⁻8 कूलम, और एक और सेम चार्ज होगा 2 × 10⁻⁻8 कूलम। क्या ये यही दो हिस्सों में बटेगा, यही दो हिस्सों में बटेगा, हाँ। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इसको हमने कुछ ऐसे डिस्टेंस पे रखा कि जो इनका रिपल्सिव फोर्स है वो किसके बराबर है, 9 × 10⁻³ के बराबर। तो यही हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, KQ1 Q2 बटे r², हाँ। K कितना है 9 × 10⁻⁹, Q1 कितना है 2 × 10⁻⁻8 इंटू 2 × 10⁻⁻8 अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है, r हमें नहीं पता। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बराबर है, तो 9 × 10⁻⁻³ इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 2 4 10⁻⁻8 और 10⁻⁸ कितने हुए 10⁻16 अपॉन r²। ये 9 कटा, ये 10⁻³ 10⁻³ यहाँ आके क्या बन गई 10⁻12। कैसे कैसे कैसे, r² को मैं यहाँ पे लेके आया और इस 10⁻³ को मैं नीचे लेके आया, तो 10⁻9 × 10⁻16 अपॉन 10⁻3 यही हुआ।
तो ये -3 ऊपर आके इस 9 के साथ प्लस हो जाएगी, तो 10⁻12 इंटू 10⁻16, ये कितना हुआ, आर स्क्वायर किसके बराबर हुआ, आर स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 10⁻⁻4 के। कुछ बोल रहा हूँ क्या मैं, हाँ ये 4 यहाँ पे रह गया 4। तो आर स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 4 इंटू 10⁻⁻4 के। तो ये कितना आएगा ऐसा। अब अगर मैं आर निकालूं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, 10⁻⁻4 का कितना हो जाएगा 10⁻2 मीटर, इतना आया। तो आर कितना आया हमारे पास, आर कितना आया हमारे पास 10⁻2, सॉरी आर हमारे पास कितना आया 2 इंटू 10⁻2 मीटर। अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 10⁻2 और 10⁻+2 कटा, तो आर का एक और भी आंसर ये आ गया 2 सेंटीमीटर आया। तो मुझे इन दोनों चार्जेस को 2 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा ताकि जो उनके रिपल्सिव फोर्स है वो इतना हो। आ गया। अच्छा, जेई 2024 में क्या पूछा कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं जिनका नाम है पी और एस, उन दोनों पे ही चार्ज कितना है विद चार्ज क्यू ऑन ईच, उन दोनों पे ही चार्ज कितना है क्यू, ठीक है, उन दोनों पे ही चार्ज है क्यू। वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन। इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है F इज टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वो किसके बराबर है 16 न्यूटन के। बिल्कुल। अब हमने क्या किया, एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, उसको मैं पहले लेके आया, इस ब्रॉट इन कांटेक्ट विद P एंड S सक्सेसिवली। मतलब पहले मैं इसको P के साथ कांटेक्ट में लेके आया, ये कौन सा स्फीयर है, ये है P वाला और ये है S वाला। उसको पहले मैं P के साथ कांटेक्ट में लेके आया और फिर उसको S के साथ कांटेक्ट में लेके आया। तो ऑब्वियस सी बात है इनकी कुछ ना कुछ फोर्स चेंज हो जाएगी। जैसे R क्या है, अनचार्ज स्फीयर है, इस पे चार्ज कुछ भी नहीं है, तो ये है R, इस पे चार्ज क्या है 0। जब मैं इसको इसके साथ कांटेक्ट में लेके आऊंगा P वाले के साथ, जब मैं इसको इसके साथ कांटेक्ट में लेके आऊंगा P वाले के साथ, तो ये जो टोटल चार्ज है Q वो दोनों हिस्सों में बढ़ जाएगा। मतलब ये भी हो जाएगा Q/2 और ये भी हो जाएगा Q/2। इतना समझ में आया। तो अभी P पे चार्ज कितना हो गया Q/2 और R पे चार्ज कितना हो गया Q/2। अभी मैंने इस R को किसके साथ कांटेक्ट में लेके आया, पहले P के साथ, अभी मुझे इसको S के साथ कांटेक्ट में लाना है। मतलब Q/2 किसके साथ कांटेक्ट में लाना है, Q के साथ, मतलब S। अभी टोटल नेट चार्ज इनके पास कितना है, Q नेट कितना है Q/2 प्लस Q कितना आ जाएगा 3Q/2, 3Q/2। ये आधे आधे हिस्सों में कैसे बटेगा 3Q/4 और 3Q/4, इतना आया। तो ये कैसा आ जाएगा 3Q/4 एंड 3Q/4, इतना आ गया। ये है R और ये है S। क्या ये वाली चीज समझ में आई। मतलब अब P के पास चार्ज कितना है Q/2 और S वाले के पास चार्ज कितना है 3Q/4। तो उन्होंने यही बोला है कि न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा, ठीक है। तो F' अगर मैं निकालूं, अगर मैं F' निकालूं वो कितना आ जाएगा K इंटू Q1 कितना है Q/2, Q2 कितना है 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस अभी भी उनके बीच का वही है R²। ये सब बाहर आ गया 3/8, सॉरी 3/8 बाहर आ गया, 3/8 बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा KQ² KQ² तो KQ² किसके बराबर है 16 के। तो 3/8 इंटू 16, ये 2, ये कटा 2 से, तो 3 इंटू 2 कितना हुआ 6। तो आंसर हमारे पास क्या आया 6 न्यूटन आया। क्या ये दोनों सवाल समझ में आए, छाप लो इसको, मिटा दो, ठीक है।
अब एक 11th का छोटा सा कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर से, जिसका एक काम अगले वाले सवाल में आने वाला है। तो जिन्होंने क्लास 11th अच्छे से नहीं पढ़ी उनको मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा देता हूँ, और जिनको ये चीज़ ऑलरेडी आती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, टाइम पीरियड, ये सब कुछ, तो वो इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या पढ़ाने वाला हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है 11th का। पूरा सर्कुलर मोशन तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम किससे दिखाते हैं, थीटा से। ये क्या कहता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी किसी एक पॉइंट O से बंधी हुई है, ठीक है, ये बॉडी इस पॉइंट O से बंधी हुई है, ठीक है, और मैं इसको अगर, जैसे ये धागे से कोई बॉल बंधा हुआ है, ठीक है, और मैं इसको ऐसे घुमाने लगता हूँ, तो ये क्या ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, हाँ, ये ऐसे कुछ ना कुछ सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। कुछ टाइम के बाद ये ऐसा है ना, तो ये ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, तो कुछ टाइम के बाद ये बॉल यहाँ से आगे जाके यहाँ पे होगा, यही होगा, ये बॉल कुछ टाइम के बाद यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे होगा। तो अब देखना, ये इनिशियली यहाँ पे था, ये फाइनल यहाँ पे चला गया, तो इसने यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल कवर कर दिया। इसी एंगल को हम बोलते हैं थीटा, कि कितना डिग्री कितना एंगल इसने कवर किया एक बॉडी ने जो कि सर्कुलर मोशन में है। इसको हम मेजर किस में करते हैं, रेडियंस में। मेजर किस में करते हैं, रेडियंस में। तो 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई के। 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई के। वैसे ही 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई के। ऐसे करते करते हम और एंगल्स का भी निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ देखना, ये ऐसे करते करते घूम रहा है, ठीक है, ये है इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसने कुछ एस डिस्टेंस कवर करा होगा। ये तो एंगल था ना कि कितना एंगल कवर किया। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एस डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये जो एस डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, आर थीटा में। ये एस किसके बराबर होता है, आर थीटा के। समझ में आया। और ये थीटा हम किस में लिखते हैं, रेडियंस में लिखते हैं। इतना आया। इसका एक फील्ड दे रहा हूँ, एक बहुत ही बढ़िया फील्ड दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी है, यहाँ पे थी वो, ठीक है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, पूरा सर्कुलर मोशन करी और वापस यहीं पे आ गई। ये यहाँ से स्टार्ट करी और वापस यहीं पे आ गई। तो इसने कितना एंगल घूमी है, 2 पाई एंगल घूमी, या मैं ऐसे कह सकता हूँ 360 डिग्री घूमी। 360 डिग्री को क्या बोलते हैं, 2 पाई। तो इसने पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया, ये पूरा डिस्टेंस ये वाला कवर किया, यहाँ से लेके ये, यही कवर किया डिस्टेंस। क्या इसी डिस्टेंस को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, है ना। तो ये जो एस आ जाएगा डिस्टेंस सर्कमफेरेंस के बराबर आ जाएगा, हाँ। तो ये आर इंटू थीटा कितना घूमा, 2 पाई, किसके बराबर आ गया, 2 पाई आर। क्या ये सर्कमफेरेंस घूमा, और इस फॉर्मूले से भी पता चल गया कि हाँ ये सर्कमफेरेंस ही घूमा। अब अगर हम मानो कि इसको यहाँ से यहाँ आने में कुछ टी टाइम लगा, तो अभी तक हम पढ़ते थे कि डिस्टेंस एस चलने में अगर कुछ टी टाइम लगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती थी। वैसे ही यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एक नई वेलोसिटी आती है जिसका नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा एवरेज इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और वैसे ही ओमेगा इंस्टेंटेनियस छोटे से टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, डी थीटा बटे डी टी। आया, डी थीटा बटे डी टी। अब s इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, हाँ। अगर मैं दोनों साइड्स को डिवाइड बाय डी टी कर दूँ, डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी ऑफ आर थीटा अपॉन डी टी। ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू d ऑफ r थीटा अपॉन dt। ds अपॉन dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना होता है, वेलोसिटी, इज इक्वल टू ये r बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ का रेडियस तो कांस्टेंट होता है। अंदर क्या बचा, d थीटा बटे dt। अब d थीटा बटे dt क्या होता है, ओमेगा, तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। क्या इतना आया,
v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे एक चीज देखना, जब ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो एक चक्कर लगाने में यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर यहीं पे आ गया, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल टी, मतलब टाइम पीरियड। कितना? टाइम पीरियड। ओमेगा क्या होता है? कितना एंगल घुमा अपॉन कितने टाइम में घुमा। तो यहां से यहां तक कि कितना एंगल घुमा? 2 पाई। कितने टाइम में घुमा? टाइम पीरियड के बराबर। तो टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना है सर्कुलर पाथ में, वो क्या आ जाएगा? 2 पाई बटे ओमेगा। इतना आया? हाँ। अब इस चीज को क्या मैं 2 पाई एफ लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रोटेशन हुए। तो क्या ये चीजें समझ में आई? ये फॉर्मूला समझ में आया, ये समझ में आया, और क्या ये समझ में आया? आया। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये है एक सेंटर है, ठीक है, एंड ये है एक बॉल। अब मैं इस बॉल को गोल गोल घुमा रहा हूँ, अब मैं इस बॉल को गोल गोल घुमा रहा हूँ एक सर्कुलर पाथ में। तो इस पे सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। और ये किसके बराबर होती है? वी स्क्वायर बटे आर के। आर क्या है? इस सर्कुलर मोशन का, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। ठीक है। अब हमने ये चीज देखी कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। तो यहाँ पे अगर मैं v की जगह आर ओमेगा का स्क्वायर करूं अपॉन आर, तो ये चीज किसके बराबर आ जाएगी? एक आर स्क्वायर और एक आर, ये कट गया तो ये कितना बचा? आर ओमेगा स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज देखना, क्या मैं इस आर ओमेगा स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ? आर ओमेगा इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ? हाँ। आर ओमेगा क्या है? आर ओमेगा है हमारे पास v, तो ये बन गया v और ये बन गया ओमेगा। ये भी हो सकता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के क्या क्या फॉर्मूले आ गए? वी स्क्वायर बटे आर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ओमेगा। अच्छा, अब जब जब एक्सेलरेशन होगी तब तब कुछ ना कुछ फोर्स भी होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू एम है। तो अगर इस रोटेटिंग बॉडी का मास है एम, तो इस पे सेंटर की तरफ कुछ फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एम वी स्क्वायर बटे आर इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी ओमेगा। क्या ये समझ में आया? क्या ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए? ठीक है। तो जिनको ये चीज़ें आती हैं वो इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लो, और जिनको ये चीज़ें नहीं आती वो उसको अपने कॉपी में लिख दो, लिखो, छापो। छाप लिया? मिटा दो? ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसके पास चार्ज है -q1। ठीक है। वो एक दूसरे चार्ज +q2 के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है r। तो हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि एक -q1 चार्ज है, वो एक +q2 चार्ज के अराउंड, +q2 चार्ज के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है r। ठीक है। अब एक चीज देखना, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो ये इसको
अट्रैक्ट करेगा, ये जो प्लस Q2 है वो इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। अब क्या ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, क्योंकि Q2 सेंटर पे है और Q1 इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, Q1 इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, ये Q2 अपने सेंटर पे फिक्स है, ये Q2 अपने सेंटर पे फिक्स है, Q1 इसके अराउंड गोल गोल रोटेट कर रहा है और ये इसके सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है क्या उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा? हाँ, क्या ये इसके सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहा होगा? सोच के बताना। हाँ, तो अब दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है r, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। हाँ, और ये कितना होगा? k q1 q2 बटे आर स्क्वायर, k q1 q2 बटे आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं F सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? अभी एक चीज देखना, हमें क्या निकालना है? फाइंड टाइम पीरियड। हमने अभी पढ़ा था कि टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का जिसमें ओमेगा भी हो, ताकि हमें टाइम पीरियड निकालने में आसानी रहे। ठीक है, तो एफ सेंट्रीपिटल कितना हो जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक काम करते हैं, इस आर को ना स्मॉल ही लेते हैं क्योंकि रेडियस ऐसा दिया हुआ है, स्मॉल आर। एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ओमेगा का स्क्वायर कितना आ जाएगा? के Q1 Q2 बटे एम आर क्यूब, के Q1 Q2 बटे एम आर क्यूब। और यहीं से ओमेगा हमारा कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ के Q1 Q2 बटे के Q1 Q2 बटे एम आर क्यूब। इतना आया, इतना आया। ठीक है, अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई और फिर अंडर रूट। अब ये 1 अपॉन ओमेगा पूछा हुआ है ना, ये अपॉन ओमेगा है, तो एम आर क्यूब ऊपर आ जाएगा, के Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। एम आर, हे भगवान, एम आर क्यूब बटे के Q1 Q2, ये आ जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, इस 2 पाई को मैं अंदर भेज दूं, भेज देता हूँ। जब ये 2 पाई अंदर रहेगा तो ये 4 पाई स्क्वायर बन जाएगा। कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर जाएगी तो वो स्क्वायर हो जाएगी, इनटू एम आर क्यूब अपॉन Q1 Q2 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अब ये है के क्या होता है? के इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन के क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना आया, इतना आया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ, यहाँ से अगर मैं लिखूँ, टाइम पीरियड मेरा क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 16, पाई स्क्वायर और पाई, पाई का क्यूब, एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, एम आर क्यूब अपॉन Q1 Q2। क्या समझ में आया? समझ में आया कि ये चीज़ कैसे है? पूरा लेक्चर समझ में आया? इस चीज़ को छाप लो। तो यहीं पे करते हैं आज का लेक्चर समाप्त। आई होप आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। तो कल से हम क्या करेंगे, हम और टॉपिक्स आगे के पढ़ने वाले हैं, इसी से कोलम्स लॉ के रिलेटेड और भी काफ़ी सारे हम सवाल करेंगे और इक्विलिब्रियम भी हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज के नोट्स सारे बना दीजिएगा, इन सभी को रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।